हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजी लैब कैसे चलते हैं, उसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स होता है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले तो फास्ट हम एक जिस्ट देखेंगे और पूरा टोटल सिनारियो देखेंगे कैसे एक माइक्रोबायोलॉजी लैब चलता है और कैसे रन करते हैं और कौन सी इक्विपमेंट स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया जाता है, उसको हम फास्ट देखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके वन बाय वन डिटेल हर एक जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स होता है उसका क्या काम है, वो कैसे चलता है और कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम एक एक करके उसके बाद देखेंगे। तो फास्ट हम एक सिनेरियो और टोटल सिनेरियो फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो उसके लिए फास्ट जो यूज़ होता है, फास्ट जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ होता है, उसके लिए प्रथम फास्ट होता है वो मीडिया प्रिपरेशन। तो मीडिया प्रिपरेशन होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में फास्ट स्टेप। तो मीडिया प्रिपरेशन के लिए जो रेडीमेड मीडिया यूज़ किया जाता है, और रेडीमेड मीडिया को हम फास्ट वेइंग बैलेंस में वेइंग करते हैं। जो जितना क्वांटिटी में हमको रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो लिखा होता है रेडीमेड जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसके ऊपर, तो उसको हम उसी क्वांटिटी में वेइंग बैलेंस में वेइंग करते हैं। वेइंग करने के बाद हम उसको मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग जो कॉनिकल होता है उसके ऊपर हम रखेंगे। उसके साथ हम जो डिस्टिल वाटर जो प्रिपेयर किया जाता है उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करके मीडिया प्रिपेयर करेंगे। तो ये होता है मीडिया प्रिपरेशन स्टेप में। जो रेडीमेड मीडिया होता है उसको वेइंग करेंगे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वेइंग करने के बाद उसको हम कॉनिकल ग्लास और टेस्ट ट्यूब और पीकर उसके अंदर हम पोर करेंगे। पोर करने के बाद उसके साथ हम जो वाटर होता है वो डिस्टिल वाटर और डी आयोनाइज्ड वाटर यूज़ किया जाता है, उसको हम ऐड करके मीडिया प्रिपेयर करेंगे। मीडिया प्रिपरेशन हो जाने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है मीडिया स्टेरिलाइजेशन। तो मीडिया स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है, जो मीडिया है उसके अंदर कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन और माइक्रोब्स पहले से अगर होता है तो उसको किल करने के लिए, और कोई एंडोस्पोर होता है तो भी सभी माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जो है उसको उसके साथ साथ एंडोस्पोर को किल करने के लिए मीडिया स्टेरिलाइजेशन स्टेप किया जाता है। तो मीडिया स्टेरिलाइजेशन कौन सी इक्विपमेंट ऑटोक्लेव के थ्रू हम मीडिया स्टेरिलाइज करते हैं। मीडिया को स्टेरिलाइज करने के बाद हम उनको चले जाते हैं इनोकुलेशन लैब में और इनोकुलेशन रूम पर लैमिनर एयर फ्लो और बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है, जिसके अंदर हम जो स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर स्टेराइल चेम्बर है, उसके अंदर हम जो मीडिया है उसके साथ हम मीडिया को इनोकुलेट करते हैं विद पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करना चाहते हैं और इनोकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको हम उस मीडिया पे हम इनोकुलेट करते हैं। तो उसके बाद इनोकुलेट करने के बाद पर्टिकुलर मीडिया पर पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनोकुलेट करने के बाद हम चले जाते हैं इंक्यूबेशन लैब पर और इंक्यूबेशन रूम पर इंक्यूबेटर होता है। जो इंक्यूबेटर में हम उस मीडिया को इनोकुलेटेड मीडिया को रखते हैं, रख कर उसको पर्टिकुलर 37 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर के लिए और 48 आवर के लिए और 72 आवर के लिए, जिसका जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। रखने के बाद हम नेक्स्ट जितने दिन बाद होता है उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन कॉलोनी काउंटर में हम जो मीडिया है उसके ऊपर जो कॉलोनी प्रेजेंट होता है उसको हम कॉलोनी काउंटर के ऊपर रख के कॉलोनी काउंट करते हैं। और अगर हमको बायोकेमिकल टेस्ट और उसके बाद अगर हमको माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी देखना होता है तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं। तो पूरा टोटल जो सिनेरियो है एक माइक्रोबायोलॉजी लैब का वो फास्ट होता है। मीडिया प्रिपरेशन, देन मीडिया स्टेरिलाइजेशन, देन इनोकुलेशन, उसके बाद हम करेंगे इंक्यूबेशन हो जाने के बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो काम होता है उसका डिस्क्रिप्शन। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में कौन सी इक्विपमेंट होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ किया जाता है। तो सभी इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट जो भी माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ किया जाता है उसको हम डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो फास्ट जो सबसे कॉमन जो माइक्रोबियल इक्विपमेंट होता है वो है ऑटोक्लेव। हर एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस
इक्विपमेंट को हम देख सकते हैं। तो ये है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव वर्टिकली होता है और हॉरिजॉन्टली होता है। वर्टिकल ऑटोक्लेव, ये वाला वर्टिकल ऑटोक्लेव है। वर्टिकल मतलब जो मीडिया हम पोर करेंगे इसके अंदर, वो वर्टिकली हम पोर करते हैं। अगर उसको हम हॉरिजॉन्टली पोर करेंगे, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली इसके अंदर रखेंगे, और मतलब इसका जो एंट्री पॉइंट होगा वो अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पानी होता है और वाटर होता है, एंड इसके ऊपर एक बकेट है। बकेट के ऊपर हमारा जो मीडिया स्टेरिलाइज करना होगा उसको हम यहाँ पे पोर करते हैं। रखने के बाद ये जो लीड है, ये वाला जो कवर है, उसको हम कवर को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद जब हम चालू करेंगे ऑटोक्लेव को तो ये वाला टेम्परेचर रेज करेगा। तो टेम्परेचर रेज होगा तो एक स्टीम स्टेरिलाइजर प्रोसेस है, जो स्टीम इसके अंदर जो वाटर है वो स्टीम जनरेट करेगा। स्टीम जनरेट करके यहाँ पे जो टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब हमको जो स्टीम का जो नॉब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नॉब होता है स्टीम का, तो उसको बंद करना होगा। उसके बाद प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होके 15 LBPS प्रेशर में जाएगा। तो उसके बाद हमारा ऑटोक्लेव कंप्लीट होगा। तो उसके बाद हमको ये बंद करना होगा। तो ये वाला प्रोसेस अभी बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि अभी जो ऑटोमेटिक ऑटोक्लेव भी आ गया है। तो ऑटोमेटिक ऑटोक्लेव में हमको जस्ट हमारा जो मीडिया है उसको यहाँ पे पोर करना होता है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता है। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेटिकली सब कुछ इसके अंदर ही हो जाता है। तो उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद जब टेम्परेचर नीचे आ जाता है 45 to 50 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो मीडिया प्रिपेयर हो गया है उसको हम निकाल के हम नेक्स्ट स्टेप में और इनोकुलेशन में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मिनी ऑटोक्लेव भी अभी चालू है। मतलब यहाँ पर मिनी ऑटोक्लेव भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिनी ऑटोक्लेव मतलब आपको अगर बहुत कम, मतलब वेरी लो अमाउंट जो मीडिया है उसको आपको स्टेरिलाइज करना होता है अगर, तो उस टाइम आप एक मिनी ऑटोक्लेव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप वर्टिकल ऑटोक्लेव हम यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटोक्लेव जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और मिनी ऑटोक्लेव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाएंगे, जो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन क्या है, तो ओवन मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर हाई होगा। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 300 टेम्परेचर तक हम ले जा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा जो ग्लासवेयर जो पार्टिकल्स है, ग्लासवेयर जो हम यूज़ करते हैं मीडिया प्रिपरेशन के लिए और मीडिया रखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ग्लास पार्टिकल्स, उसको हम यहाँ पे रख के स्टेरिलाइज कर सकते हैं 160 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 1 आवर और 2 आवर के लिए 160 डिग्री सेल्सियस में यूज़ कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो उसके लिए हम एक हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट हम इक्विपमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर और एक चीज़ हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक इंडिकेटर है और हीटर, ये वाला हीटर है, हीटर का इंडिकेटर है, और यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा। नीचे वाला जो है वो आप मतलब कितना टेम्परेचर आप रखना चाहते हैं इसमें, मतलब आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है। अगर आप मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस में आप रखना चाहते हैं और 160 डिग्री सेल्सियस में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सेट करना होगा 160 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सेट करना होगा। और इस मशीन का उस टाइम पे जो टेम्परेचर मतलब अंदर के टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पर शो करेंगे। मतलब ये 160 डिग्री सेल्सियस में आया कि नहीं आया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब उस टाइम पे उस टेम्परेचर कितना है वो आप यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो इंक्यूबेटर है वो है इंक्यूबेटर। नेक्स्ट इक्विपमेंट है इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर में क्या करते हैं, हम जो हम मीडिया स्टेरिलाइज किए हैं, स्टेरिलाइज करने के बाद हम उसको इनोकुलेट करेंगे। जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हम उसको इनोकुलेट करेंगे। ये है हमारा मीडिया के अंदर हम इनोकुलेट किए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। मीडिया को इनोकुलेट करने के बाद हम इस इंक्यूबेटर के अंदर वो जो कॉनिकल फ्लक्स और पेट्री प्लेट है वो हम इंक्यूबेटर के अंदर इंक्यूबेट करेंगे फॉर 37 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में हम इंक्यूबेट कर सकते हैं
फॉर 24 आवर्स और 42 आवर्स और 72 आवर्स, ऐसा जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा और रिक्वायर्ड टाइम होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करके हम इंक्यूबेट कर सकते हैं। और इंक्यूबेटर जो है, इंक्यूबेटर डिफरेंट टाइप का भी इंक्यूबेटर है। मोस्टली 3 टाइप्स जो इंक्यूबेटर होता है वो नॉर्मल इंक्यूबेटर है, जिसमें हम 37 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है बीओडी इंक्यूबेटर। एक बीओडी इंक्यूबेटर होता है। बीओडी इंक्यूबेटर मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने के लिए जो इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है वो बेसिकली बहुत कम, मतलब कूलिंग टेम्परेचर में बीओडी इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस में भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बीओडी इंक्यूबेटर में जो एक कूलिंग कूलिंग मशीन लगा हुआ होता है, जो उसका जो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस में भी, इसका जो अंदर का जो टेम्परेचर हो 15 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस में भी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टेम्परेचर देता है इसके अंदर। तो एक कूलिंग सिस्टम इसके अंदर है, उसके लिए बीओडी इंक्यूबेटर काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब ईस्ट एंड मोल्ड के काउंट के लिए भी हम 25 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हमको बीओडी इंक्यूबेटर की ज़रूरत होता है, जिसमें लो टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर और कूलिंग टेम्परेचर हमको ज़रूरत होता है। तो उसके लिए बीओडी इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। और एक इंक्यूबेटर है जिसको हम CO2 इंक्यूबेटर बोला जाता है। तो उसमें CO2 का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे मेंटेन्ड होता है। तो बेसिकली एक एनारोबिक इंक्यूबेटर होता है, तो उसको एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रो करने के लिए और कैंसर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैंसर सेल को ग्रो करने के लिए हम इस एनारोबिक इंक्यूबेटर को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर होता है, नॉर्मल इंक्यूबेटर, बीओडी इंक्यूबेटर और एनारोबिक इंक्यूबेटर और CO2 इंक्यूबेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे, नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है कॉलोनी काउंटर। तो कॉलोनी काउंटर क्या है? एक कॉलोनी काउंटर, ये वाला एक कॉलोनी काउंटर है जिसमें जो हमारा पेट्री प्लेट में जो भी हम कॉलोनी यहाँ पर देख सकते हैं, इस कॉलोनी को, जितना भी कॉलोनी है उसको काउंट करने के लिए हम जो हमारा जो पेट्री प्लेट है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ पे एक पेन होता है, यहाँ पे एक पेन है, उसको लेकर यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास से इधर से हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके पेन के थ्रू से यहाँ पे हम पॉइंट आउट करेंगे। जो जिस टाइम हम प्रेस करेंगे यहाँ पे जो डिजिटल शो करेगा यहाँ पर कितना कॉलोनीज है, जितना बार हम प्रेस करेंगे उतना कॉलोनी काउंट होगा यहाँ पे। तो उसके थ्रू हम कितना, एक पेट्री प्लेट में कितना कॉलोनीज है वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इजी इक्विपमेंट है कॉलोनी काउंटर, हर एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम देख सकते हैं। उसके बाद जो इक्विपमेंट हम देखेंगे वो है वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस में हम वेट करते हैं, जो हम रेडीमेड मीडिया है उसको हम वेइंग करके उसके बाद मीडिया प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाला इस पे हम रख कर कोई भी कंटेनर रख के यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं ऐसे। और अदरवाइज अगर हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अगर वो बहुत माइन्यूट अमाउंट है, तो उसके लिए हम एक क्लोज्ड चेम्बर वेइंग बैलेंस यूज़ करते हैं, जहाँ पर हर एक तरह से एक क्लोज्ड चेम्बर है। इस क्लोज्ड चेम्बर के अंदर यहाँ पर हम वेइंग करते हैं। तो ये वाला स्लाइड करके हम खोल के इसके अंदर जो हम वेट करना चाहते हैं यहाँ पर रख के वेट करते हैं। ठीक है, तो वेइंग बैलेंस बेसिकली डिफरेंट टाइम्स, इसका भी डिफरेंट टाइप्स होता है। वो बेसिकली हम कौन सी अमाउंट हम मेज़र करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके इसका रेंज होता है। अगर मान लीजिए हमको 10 ग्राम से 1 ग्राम से 10 ग्राम हमको वेट करना होता है, तो हम ऐसे मेजरिंग वेइंग बैलेंस और एनालिटिकल बैलेंस लेंगे जिसका ग्राम के आसपास, मतलब 500 ग्राम से 0.1 ग्राम तक और 0.2 ग्राम तक हम वेट कर सकते हैं। ऐसे हम रेंज लेंगे वेइंग बैलेंस का। अगर मान लीजिए हम ऐसे वेइंग बैलेंस चाहते हैं जिसके अंदर हम वेइंग करके बहुत माइन्यूट अमाउंट हम वेट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए 0.0003 ग्राम हम वेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो रेंज होगा वेइंग बैलेंस का वो बहुत माइन्यूट होगा और उसके लिए एक
क्लोज्ड चेम्बर की ज़रूरत होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मतलब रॉन्ग एनालिसिस होगा वेट का तो पूरा जो हमारा टेस्ट होगा वो बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए एक क्लोज चेम्बर का ज़रूरत होता है पर्टिकुलर मतलब करेक्ट एनालिसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर डिस्टिलेशन यूनिट। वाटर डिस्टिलेशन यूनिट क्या है? तो यहाँ पर बेसिकली डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन मतलब जो एक सोल्यूशन है, मतलब यहाँ पर बेसिकली हम जो मीडिया यूज़ करते हैं उसके लिए जो वाटर होता है वो बेसिकली डिस्टिल वाटर होता है। मतलब उसके अंदर जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड और कोई भी अगर एलिमेंट हो अगर नहीं हो तो ऐसा ही वाटर हमको मीडिया प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि जो मीडिया प्रिपरेशन करने के लिए अगर कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी मेटल्स होगा और कोई भी अगर पार्टिकल्स होगा उस वाटर में, तो वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को हैम्पर करेगा, वो उसको चेंज करेगा। तो उसके लिए हमको जो वाटर हम मीडिया प्रिपरेशन के लिए यूज़ करेंगे वो डिस्टिल्ड वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर होना चाहिए। तो डीआयोनाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर तैयार करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए हमको डबल डिस्टिलेशन यूनिट और सिंगल डिस्टिलेशन यूनिट की ज़रूरत है। उसके साथ साथ एक आरओ सिस्टम भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली जो हमारा टैप वाटर है, यहाँ पर जो टैप वाटर है, टैप वाटर से जो पानी आएगा वो डायरेक्ट आरओ में जाएगा। आरओ में जाने के बाद ये जो फिल्टर है, आरओ के जो फिल्टर है, इसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड मतलब बहुत सारा जो पार्टिकल और आयरन होता है वो यहाँ पर ट्रैप होगा। ट्रैप होने के बाद बहुत सारा पार्टिकल ट्रैप होने के बाद इसका जो आउटपुट होगा, आरओ सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो आ जाएगा इस डिस्टिलेशन यूनिट के ऊपर। डिस्टिलेशन यूनिट में जो पानी आएगा वो यहाँ पर आके यहाँ पे डिस्टिल फर्स्ट टाइम डिस्टिल होगा। डिस्टिल होने के बाद जो वेपर होगा, वेपर इस तरीके से इधर पे आ जाएगा। इधर के आने के बाद सेकेंड टाइम डिस्टिलेशन होगा। डिस्टिलेशन होने के बाद जो वेपर होगा वो डायरेक्ट इधर से बाहर आके, इस चैनल से बाहर आके जो बकेट है कलेक्शन बकेट, उसमें कलेक्ट होगा। तो उसके बाद हमारा जो मीडिया प्रिपरेशन होगा उसके वहाँ पे हम इस डिस्टिल्ड वाटर को और डबल डिस्टिल्ड वाटर को और डीआयोनाइज्ड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट है वो है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट हम यूज़ करते हैं। हॉट प्लेट बेसिकली यूज़ करते हैं जो भी हमारा मीडिया है, अगर कोई भी मीडिया, मान लीजिए एक मीडिया जो ऑटोक्लेवेबल नहीं है, या अगर ऑटोक्लेवेबल नहीं है तो उसके लिए बोला जाता है कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस में हीट टू बॉयल करने के लिए उस टाइप के मीडिया के लिए हम ये वाला हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो बीकर और कॉनिकल फ्लास्क में हम मीडिया को पर्टिकुलर क्वांटिटी में डाल के हम हीट टू बॉयल करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर में देके हीट टू बॉयल करते हैं। हीट टू बॉयल करने के बाद ये वाला स्टेरिलाइज हो जाता है। स्टेरिलाइज हो जाने के बाद इसको हम मीडिया के हिसाब से यूज़ करते हैं। बेसिकली मिक्सिंग करने के मतलब हीट टू बॉयल करके मिक्स करने के लिए भी, मतलब को ऐसा बहुत सारे मीडिया है जो नॉर्मल टेम्परेचर में मिक्स नहीं होता है, पूरा होमोजेनाइज मिक्स नहीं होता है। तो उसको होमोजेनाइजली मिक्स करने के लिए हीट टू बॉयल करने के बाद वो वाला होमोजेनाइजली मिक्स्ड हो जाता है। और इसके अलावा भी जो भी कुछ मीडिया है जिसको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, उसको हम हीट टू बॉयल करके स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम हॉट प्लेट यूज़ करते हैं। इसके बाद हम जो मीडिया और जो इक्विपमेंट दिखाएंगे वो है पीएच मीटर। पीएच मीटर भी हर एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में आप देख सकते हैं। पीएच मीटर के साथ साथ पीएच पेपर भी अवेलेबल है। पीएच पेपर में हम एग्जैक्ट जो पीएच है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं जो इसके पीएच और मीडिया का पीएच क्या है हम बोल सकते हैं। तो पीएच पेपर क्या है, तो एक पीएच पेपर लिया गया है। तो पीएच पेपर जो हमारा सोल्यूशन है और मीडिया है उसका थोड़ा सा एक ड्रॉप और मीडिया का एक ड्रॉप हम यहाँ पे डालते हैं। अगर मान लीजिए इसका ये येलो आया है, तो येलो कलर इस पेपर में हम देखते हैं येलो कलर कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6। अगर 6 से इसके कलर के साथ इसका मैच होता है तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो पीएच है वो 6 के आसपास है। ठीक है, तो ऐसे हम एक नॉर्मल अप्रॉक्स पीएच निकल सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए हमको रिक्वायर्ड है 7.5 पीएच हमको रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमारा जो पर्टिकुलर जो पीएच मीटर है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मीडिया है, मीडिया के अंदर हमारा जो पीएच मीटर का जो सेंसर है उसको पूरा अंदर रखना होगा। अंदर रखने के बाद ये वाला जो सेंसर है ये डिटेक्ट करेगा। पीएच डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर
डिजिटली शो करेगा। तो शो करने के बाद हम अगर इसका पीएच बहुत कम होता है तो उसके साथ हम बेस ऐड करेंगे, बेस ऐड करके इसका पीएच हम इंक्रीज करेंगे। अगर पीएच हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके साथ हम एसिड ऐड करके उसका पीएच, और ऐसे जैसे कि HCl ऐड करके उसका पीएच हम डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे डिक्रीज करके मतलब बार बार हमको यहाँ पर पीएच मीटर में शो करेगा कि उसका पीएच कितना है। तो ऐसे हम मीडिया प्रिपेयर करके उसका पीएच चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यह पीएच मीटर। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट हम देखेंगे वो है हॉट वाटर बाथ। तो हॉट वाटर बाथ मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे एक हीटर होगा, मेनली ये जो चेम्बर है इसके अंदर यहाँ पे एक हीटर है, वाटर हीटर है, और इसके ऊपर एक बकेट है। यहाँ पर हम जो हमारा जो मीडिया कॉनिकल है, मीडिया प्रिपेयर करने के बाद जो मीडिया का कॉनिकल है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर रख के वाटर हीटर चलाते हैं। तो वाटर का इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक जो टेम्परेचर इस पे हम मेज़र कर, मतलब इसमें हम रेंज देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हीटर जब हम चलाएंगे तो वाटर का जो टेम्परेचर, अगर मान लीजिए हमारा एक सोल्यूशन है जिसको हमको 75 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स के लिए रखना होगा, 15 मिनट्स के लिए रखना होगा। तो उस हिसाब से हम हमारा जो कॉनिकल और मीडिया है और जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम 75 डिग्री यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमारा जो मीडिया है वो और सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद ये जो लीड है, लीड हम ऊपर से क्लोज कर देंगे। करने के बाद हम 15 मिनट्स के बाद ये लीड हम ओपन करेंगे। ओपन करके हमारा जो मीडिया है उसको हम निकाल के काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हॉट बाथ यूज़ किया जाता है जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 30 to 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं होता है इसका टेम्परेचर। तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो हम देखेंगे वो है सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो सेंट्रीफ्यूज में बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। तो बेसिकली अगर एक एम्प्यूल और एक एपेंडोर्फ है, इसके अंदर हम एक सोल्यूशन लिए हैं। सोल्यूशन को हम एक लीड है इसके ऊपर, तो इसको हम ऐड करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर ऐड करने के बाद ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऐसे घूमेगा और पूरा रोटेट करेगा। तो आरपीएम हम यहाँ पर आरपीएम कितना रोटेट करेगा, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, वो हम सेट करेंगे 4000 और 5000 ऐसे, और कितना मिनट के लिए ये वाला होगा वो भी हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये लीड हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको हम चालू करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाने के बाद जो सेपरेशन होगा, मतलब इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है उसके हिसाब से डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उसका सेंट्रीफ्यूगेशन डिफरेंट लेवल पर होता है। तो उसके हिसाब से हम एक पेलेट, यहाँ पे एक पेलेट देख सकते हैं और यहाँ पर सुपरनेटेंट देख सकते हैं। तो अगर हमको नेक्स्ट स्टेप में पेलेट लेकर काम करना होता है तो हम सुपरनेटेंट को निकाल के छोड़ देंगे एंड पेलेट को लेकर काम करेंगे। अगर पेलेट हमारा डिजायर्ड मटेरियल है तो हम पेलेट को लेके सुपरनेटेंट को फेंक देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन के मशीन के थ्रू हम हमारा कंपोनेंट सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट है और इंस्ट्रूमेंट है वो है वॉर्टेक्स मशीन। वॉर्टेक्स मशीन मतलब इसको मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ सेंट्रीफ्यूगेशन का एक डिफरेंस है। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो रोटेट होता है वो ऐसे रोटेट होता है, ऐसे घूम घूम के रोटेट होता है। और वॉर्टेक्स में जो मिक्सर है उस पर जो मिक्सिंग होता है वो ऐसे शेक होता है, शेकिंग पैटर्न ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो हमारा जो अगर कोई भी मीडिया हम रेडीमेड मीडिया का जो पाउडर है वो हम जब डिस्टिल वाटर में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कुछ ऐसा मीडिया होता है उसको होमोजेनाइजली मिक्स करना होता है। तो होमोजेनाइजली मिक्स करने के लिए ये वाला जो फैल्कन में जो हम मीडिया डाले हैं उसको हम इस वॉर्टेक्स मशीन के ऊपर रखेंगे, रख के उसको शेक करके हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है लैमिनर एयर फ्लो। तो लैमिनर एयर फ्लो हमको एक स्टेराइल एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर
एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका टेस्टिंग करते हैं। जो भी हम मीडिया प्रिपेयर किए हैं उसको अभी उसके अंदर जो हम इनोकुलेट करेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम इनोकुलेट करेंगे, वो वाला जो स्टेप है, जो इनोकुलेशन स्टेप है, वो हम इस मशीन के अंदर और लैमिनर एयर फ्लो के अंदर करते हैं। इस लैमिनर एयर फ्लो के अंदर एक हेपा फिल्टर होता है, जिस हेपा फिल्टर के थ्रू जो एयर अंदर उसके जाएगा, उसके थ्रू हेपा फिल्टर के थ्रू वो एयर पास होके उसके बाद ही इस चेम्बर पे आएगा। तो उसके थ्रू मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर पर होता है वो हेपा फिल्टर के अंदर जब पास होगा तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस हेपा फिल्टर के अंदर ट्रैप हो जाता है, इसमें ट्रैप हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो एयर है वो वाला स्टेराइल एयर होता है। तो उसके लिए जो काम करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिकल काम होता है इसके अंदर, वो स्टेराइल एनवायरनमेंट में होता है, उसके लिए कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए लैमिनर एयर फ्लो किया जाता है क्योंकि एक स्टेराइल एनवायरनमेंट का ज़रूरत होता है माइक्रोबायोलॉजिकल काम के लिए। तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है बायोसेफ्टी कैबिनेट। जो उसका जो प्रिंसिपल है वो लगभग लैमिनर एयर फ्लो के सेम टू सेम ही है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है बायोसेफ्टी कैबिनेट जो यूज़ किया जाता है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बायोसेफ्टी कैबिनेट बेसिकली पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो लैमिनर एयर फ्लो में जो एयर जो निकल के आता है वो इधर से आते हैं, मतलब इधर से निकल के आते हैं। तो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो टेक्निकल पर्सन काम करते हैं उसको भी जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो वाला नालीफाई करने के लिए बायोसेफ्टी कैबिनेट में जो भी एयर इसमें अंदर जाता है वो इधर जाके यहाँ पे जो फिल्टर होता है, यहाँ पे फिल्टर होके ए वाला यहाँ पे जो भी एयर होता है, ए वाला एयर डायरेक्ट इधर से बाहर जाके पूरा घर से निकल जाता है, मतलब एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। मतलब जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट और कोई भी बायोलॉजिस्ट अगर काम करते हैं तो उसको कोई भी कंटेमिनेशन, मतलब उसके साथ कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है शेकर इनक्यूबेटर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको ओवरनाइट शेक करना पड़ता है, मतलब ग्रो करने के लिए इनक्यूबेटर के अंदर ही उनको शेक करना पड़ता है। तो उसके लिए शेकर इनक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये है शेकर, मतलब कंटेनर होल्डर है, इस ये वाला होल्डर है, इसके अंदर हम मीडिया जो प्रिपेयर किया है, जो कॉनिकल में प्रिपेयर किया है, उसको हम इस होल्डर के अंदर रखते हैं। होल्डर के अंदर रखने के बाद हम पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करते हैं, मतलब मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस हमको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस 37 डिग्री सेल्सियस में हम वो वाला टेम्परेचर सेट करके शेकर चालू करके हम ओवरनाइट ग्रो करके नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट जो डे है उसका हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप हम जा सकते हैं। तो शेकर इंक्यूबेटर बेसिकली इंक्यूबेट करते हैं शेकिंग कंडीशन में इंक्यूबेशन के लिए ये शेकर इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, अगर हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं और एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद जो मॉर्फोलॉजी देखना होता है हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम इस माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप का जो बेसिक पार्ट्स है, ए वाला ऑक्यूलर लेंस है जिसके थ्रू हम आँखों से, मतलब आई के थ्रू यहाँ पर आंखें रख कर हम देखते हैं। अगर ये 2 आईपीस है उसको हम बाइनोकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ऑक्यूलर लेंस है जिसका लेंस मतलब 5x और 10x लेंस होता है, और एक लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस 40x और 10x और 100x होता है। तो इसके नीचे जो होता है वो हमारा स्लाइड हम इसके नीचे रखते हैं, और यहाँ पे एक लेंस होता है वो है कंडेंसर लेंस के थ्रू लाइट, जो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो कंडेंसर लेंस के थ्रू लाइट ऊपर जाके एक कॉन्डेंस होता है। कॉन्डेंस होने के बाद ऊपर जो हमारा स्लाइड है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको इल्यूमिनेट करते हैं। इल्यूमिनेट करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव लेंस पे वो वाला जो पिक्चर है वो वाला पिक्चर
इंक्रीज होता है और मैग्नीफाई होता है। मैग्नीफाई होने के बाद हम ऑक्यूलर लेंस से आंखें से देखते हैं, ठीक है। और ये जो स्लाइड है इसको, ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें फोकस करने के लिए यहाँ पर एक कोर्स एडजस्टमेंट और एक फाइन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसको हम घुमा घुमा के जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस कर सकते हैं। फोकस करके हम ऑक्यूलर लेंस से देख सकते हैं। और अभी ऑक्यूलर लेंस के देखने के साथ भी हम इसको एक कंप्यूटर में भी उसका जो पिक्चर है वो हम देख सकते हैं और डेटा को हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, सर ये वाला माइक्रोस्कोप है, हम देख सकते हैं। और ये वाला हमारा स्लाइड है जिसके ऊपर यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है ग्लास पिपेट और माइक्रो पिपेट। ग्लास पिपेट जो पहले पिछले दिनों में यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो मतलब यूज़ है वो हमको माउथ यूज़ करके करना होता है। तो इसके लिए जो कंटेमिनेशन और इफेक्ट होने का बहुत चांस होता है, तो उसके लिए हम बेसिकली माइक्रो पिपेट हम यूज़ करते हैं। ये वाला माइक्रो पिपेट है। तो माइक्रो पिपेट में एक पार्ट होता है जो अलग से हमको इसको अटैच करना पड़ता है, वो है टिप्स, माइक्रो पिपेट टिप्स। जो हम सोल्यूशन इसमें अंदर मतलब लेना चाहते हैं तो वो वाला इसके थ्रू ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूशन हमको अगर माइक्रोग्राम मतलब माइक्रोलीटर अमाउंट के लेकर अगर हमको 10 ml और 20 ml भी ले सकते हैं हम, ऐसे डिफरेंट माइक्रोपिपेट्स होता है। अगर हम माइक्रो ml में हम माइक्रो ml क्वांटिटी हम लेना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोपिपेट हम यूज़ करेंगे। अगर 10 ml और 1 ml और 5 ml हम लेना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोपिपेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबके लिए प्रिंसिपल सेम ही होता है। प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर अगर सोल्यूशन है लिक्विड सोल्यूशन, उसके ऊपर हम ये जो टिप्स है टिप्स के समेत हम इसको अंदर में घुसाएंगे, अंदर में रखेंगे। अंदर के रखने के बाद ये जो नॉब से इसको हम प्रेस करेंगे, ऐसे हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रेस करने के बाद मतलब स्लोली हम इसको ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के लिए जो सक्शन यहाँ पर क्रिएट होगा उसके थ्रू जो पानी है वो ऊपर आएगा। पानी ऊपर जितना भी हम यहाँ पे सेट करेंगे, अगर हमको मान लीजिए 5 ml लेना है और 0.5 ml लेना है तो वहाँ पर हम सेट करेंगे। सेट करके उतना ही अमाउंट लिक्विड हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकर हम जितना भी लिए हैं उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद अगर हम ये वाला टिप जो हम यूज़ किया है उसको हम इजेक्ट करना चाहते हैं और फेंकना चाहते हैं तो यहाँ इसके लिए एक इजेक्टर होता है, टिप इजेक्टर इसको बोला जाता है। इस टिप इजेक्टर हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये जो टिप है वो निकल के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम माइक्रोपिपेट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो इक्विपमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है टार्बिडोमीटर और कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इन सब हम यूज़ करते हैं। जो हमारा सोल्यूशन है माइक्रोबियल जो सोल्यूशन, उसका ग्रोथ कितना हुआ है और ग्रोथ कितना है एक सोल्यूशन में, वो हम ओडी मेज़र करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और एक सोल्यूशन, अगर एक सोल्यूशन है इसके अंदर कितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करेगा उसका टार्बिडिटी कितना है। तो उसके हिसाब से हम टार्बिडिटी चेक कर सकते हैं। और एक सोल्यूशन है उसका अगर ग्रोथ हुआ है तो उसका कलर चेंज होता है, तो कितना कलर चेंज हुआ है वो हम देखेंगे कैलोरीमीटर से। और अगर उसका ओडी कितना चेंज हुआ है, मतलब कितना वो एब्जॉर्ब किया है, कितना लाइट ट्रांसमिट करते हैं, उसके थ्रू उसका जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कितना ग्रोथ आया है एक सोल्यूशन में, एक बैक्टीरिया का कितना ग्रोथ आया है वो हम चेक कर सकते हैं इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो डिफरेंट मशीन हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। टार्बिडोमीटर जो एक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, कैलोरीमीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे वो है एनारोबिक गैस जार। एनारोबिक गैस जार किसके लिए यूज़ किया जाता है? एनारोबिक गैस जार एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए एक पेट्री प्लेट है, इस पर हम जो एनारोबिक माइक्रोब्स है वो हम इनोकुलेट किए हैं। इनोकुलेट करने के बाद इसको हम रखेंगे हमारा जो एनारोबिक गैस जार है उसके अंदर, यहाँ पर हम स्टैक करके रखेंगे। स्टैक करके रखने के बाद एक गैस मिक्सचर और गैस पैक
इसके साथ आता है, उस गैस पैक को हमको या इसके अंदर रखना होगा। इस गैस पैक के अंदर कुछ ऐसा केमिकल्स है जो अपने आप रिएक्शन करके CO2 प्रोड्यूस करते हैं। CO2 प्रोड्यूस करके ये जो चेम्बर है इसको पूरा एनरोबिक कंडीशन क्रिएट करते हैं। एनरोबिक कंडीशन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है उसको हमको डिटरमाइन होने के लिए एक इंडिकेटर भी हम इसके अंदर रखते हैं। इस इंडिकेटर क्या है, ये जो इंडिकेटर नॉर्मली ये ब्लू होता है। जब हम नॉर्मल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आता है वो ब्लू होता है। जब भी इसके अंदर CO2 फॉर्म होगा और एनरोबिक कंडीशन क्रिएट होगा उस टाइम ये जो इंडिकेटर है ये पिंक कलर शो करेगा। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा एनरोबिक गैस जार है ये वाला पूरा एनरोबिक कंडीशन क्रिएट हुआ है और नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला एनरोबिक गैस जार है। तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है अल्ट्रा लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर। अल्ट्रा लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर में क्या होता है, जो हमारा जो माइक्रोबियल सेल है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स का जो सोल्यूशन है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर 2 years और 3 years और 5 years हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और जिस टाइम हमको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है उसको हम यहाँ से निकाल के हम रिवाइव करके उसको जो हमारा पर्टिकुलर मीडिया है उसमें हम ग्रो करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अल्ट्रा लो टेम्परेचर डीप फ्रीज़र यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा लो टेम्परेचर डीप फ्रीज़र मेनली -80°C में -80°C में आते हैं और -40°C में भी आते हैं। मेनली यूज़ किया जाता है -80°C में। जो लेबोरेटरी डीप फ्रीज़र यूज़ किया जाता है उसमें हम ग्लिसरॉल स्टॉक बना के, बैक्टीरिया के ग्लिसरॉल स्टॉक बना के हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, रख के हम बहुत दिन तक इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है फ्यूमिगेटर। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में जितना भी रूम है वो वाला रूम माइक्रोब्स फ्री करने के लिए और रूम स्टेरिलाइज करने के लिए हम फ्यूमिगेटर जो मशीन है वो यूज़ करते हैं। ये वाला फ्यूमिगेटर मशीन है। फ्यूमिगेटर मशीन में फ्यूमिगेटिंग जो एजेंट है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे फ्यूमिगेटिंग एजेंट ऐड करते हैं। एज अ फ्यूमिगेटिंग एजेंट हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं और मोस्टली अभी जो यूज़ होता है वो है सिल्वर पैरोक्साइड भी हम यहाँ पे मोस्टली यूज़ करते हैं एज अ फ्यूमिगेटिंग एजेंट। तो फ्यूमिगेटिंग एजेंट जो है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम जब स्विच देंगे तो यहाँ पे एक मोटर है, मोटर के थ्रू ये जो फैन है ये रोटेट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैन रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद जो भी यहाँ पर सोल्यूशन होता है वो इधर से पूरा रूम पे सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होकर जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको एक किल करेगा। ठीक है, तो यह है फ्यूमिगेटिंग प्रोसेस जिसके थ्रू रूम को माइक्रोब्स फ्री किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है, नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है और इंस्ट्रूमेंट है वो है बुनशन बर्नर। बुनशन बर्नर हर एक माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में देखा जाता है। तो बुनशन बर्नर को किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी हम इनोकुलेशन लूप के थ्रू हम सपोज ए वाला एक पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनोकुलेट करेंगे। तो किसके थ्रू इनोकुलेट करेंगे, हमको एक इनोकुलेशन लूप का ज़रूरत है। इन इनोकुलेशन लूप को हमको स्टेरिलाइज करने के लिए इसको इंसिनरेट करते हैं हम। ये जो बुनशन बर्नर के फ्लेम है यहाँ पे हम इनोकुलेट करते हैं, मतलब इंसिनरेट करके इसको स्टेरिलाइज करके उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे इनोकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बुनसन बर्नर है सबसे जो मतलब हॉटेस्ट जो रीजन है वो है यहाँ पे और यहाँ पे इसके जो ब्लू फ्लेम है उसके ठीक ऊपर ही ये वाला जो रीजन है ये वाला हॉटेस्ट रीजन है। तो मतलब जो इनोकुलेशन लूप है उसको पर्टिकुलरली इंसिनरेट करने के लिए और माइक्रोब्स फ्री करने के लिए और रेड हॉट करने के लिए ये जो पोर्शन है बर्नर का, ये जो पोर्शन है फ्लेम का, यहाँ पर हमको रखना होता है इनोकुलेशन लूप को। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं इनोकुलेशन लूप को। ठीक है, तो बुनसन बर्नर के बाद जो इक्विपमेंट आते हैं वो है इनोकुलेशन लूप। ये वाला है इनोकुलेशन लूप। इनोकुलेशन लूप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट इनोकुलेशन लूप होता है। और ये जो है ये है इनोकुलेशन लूप होल्डर। लूप होल्डर में यहाँ पे हम अटैच करते हैं, अटैच करके हम तैयार करते हैं। तैयार करके इसको हम फ्लेम के अंदर रख के रेड हॉट करते हैं। रेड हॉट हो जाने के बाद हम इसको
जो भी हम सोल्यूशन लेना चाहते हैं उसके अंदर इसको घुसाते हैं, घुसा के निकाल के हम यहाँ पे इनोकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनोकुलेशन लूप यूज़ किया जाता है इन माइक्रोबायोलॉजी लैब फॉर इनोकुलेशन। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है पेट्री प्लेट। ये तो सभी जानते हैं पेट्री प्लेट क्या है। पेट्री प्लेट के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर मीडिया जो हम तैयार किए हैं, स्टेरिलाइज किए हैं, स्टेरिलाइज करने के बाद इसको हम यहाँ पे पोर करते हैं। सपोज ये वाला हमारा मीडिया है, स्टेरिलाइज किया हुआ मीडिया है, इसको हम ऐड करेंगे इस पेट्री प्लेट में। जो एगर मीडिया है वो वाला है, इसको हम ऐड करेंगे 45 to 50 डिग्री सेल्सियस में। जब एगर स्टेबलाइज मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा उसको हमको इस पेट्री प्लेट में ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके बाद इसको हम एज अ मतलब मीडिया पेट्री प्लेट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इनोकुलेशन लूप के थ्रू यहाँ पर इनोकुलेट करते हैं बैक्टीरिया को। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसे एक ग्रोथ मिलता है। और अगर ये वाला एक देख सकते हैं कि ये वाला ब्लड एगर है, ब्लड एगर में ऐसे ग्रोथ हम देख सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्री प्लेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया हम डालकर उसको मीडिया पेट्री प्लेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है 70% इथेनॉल। जो भी फ्लोर में हम माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल जो वर्क प्लेस है उसको हम 70% इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल देके हम उस जगह को क्लीन करते हैं। 70% इथेनॉल मोस्ट इफेक्टिव टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट, ये तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है जो है स्पैचुला। जो मेजरिंग जो एनालिटिकल बैलेंस है उसमें हमारा जो मीडिया का जो रेडीमेड मीडिया का पाउडर फॉर्म में मिलता है उसको हम लेने के लिए और उठाने के लिए ये वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारा स्पैचुला है डिफरेंट साइज का वो हम यूज़ करते हैं। ये वाला जो वेइंग बैलेंस में वेइंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैचुला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लासवेयर। सो ग्लासवेयर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर यूज़ करते हैं। ये वाला मेजरिंग सिलेंडर है, इसके ऊपर डिफरेंट मतलब मेजरिंग अमाउंट लिखा होता है। अगर 50 ml हमको रिक्वायर्ड है तो 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर, 100 ml, 300 ml, 500 ml, 1 लीटर का मेजरिंग सिलेंडर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिलेंडर हम हमारा रिक्रूटमेंट के आधार पर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर हम मीडिया को पोर करके स्टेरिलाइज करने के लिए यहाँ पर कॉटन प्लग करके हम इसको जो भी ऑटोक्लेव है उसके अंदर रखकर स्टेरिलाइज करने के बाद उसको हम इनोकुलेट करते हैं लैमिनर एयर फ्लो और बायोसेफ्टी के अंदर। तो ये वाला है। और एक बीकर भी है, ये भी हम माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब भी हम बहुत सारे हम माइक्रोबायोलॉजिकल, हर एक माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में आप टेस्ट ट्यूब देख सकते हैं जो एक कॉमन है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में। तो ये है टेस्ट ट्यूब, ये वाला टेस्ट ट्यूब है हर एक। तो टेस्ट ट्यूब को हम कॉटन प्लग करके रखते हैं, मतलब स्टेरिलाइज करने के पहले हम कॉटन प्लग करके उसके बाद हम ऑटोक्लेव में देते हैं। कॉटन प्लग करने के मतलब है क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है और एयर है वो अंदर का जो एनवायरनमेंट और अंदर का जो एयर है उसके साथ कंटामिनेट नहीं होगा। मतलब बाहर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको अंदर जाने के लिए रोकता है ये वाला। ठीक है, तो ऐसे करके हम कॉटन प्लग करते हैं हर एक मीडिया को, उसके बाद हम स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रेडीमेड मीडिया। तो ये देख सकते हैं कि मतलब मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड मीडिया मिल सकते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट एगर का, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए पर्टिकुलर रेडीमेड मीडिया हमको मिल सकते हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट और जो उसका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे दिया जाता है कि कितना अमाउंट में। मान लीजिए आपको 1 लीटर में बोला गया है कि ये जो रेडीमेड मीडिया है इसका इस पोर्शन में इसके अंदर है, तो हमको 25 ग्राम इस 1 लीटर के अंदर देना होगा। 1 लीटर मतलब 1 लीटर मीडिया बनाने के लिए 25 ग्राम रेडीमेड जो पाउडर है उसको हमको डालना पड़ेगा 1 लीटर में। तो मान लीजिए आपको बनाना है 500 ml आपको मीडिया बनाना है, 500 ml आपको बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 25 का हाफ जो होगा मतलब 12.5 ग्राम आप इस रेडीमेड मीडिया से पाउडर लेके
यहाँ पे जो कॉनिकल मतलब 500 ml का जो डिस्टिल वाटर है उस पर आप डालेंगे, डाल के मिक्स करेंगे, तो आपका रेडीमेड मीडिया मतलब मीडिया तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेरिलाइजेशन के लिए जाएंगे। तो यही है पूरा माइक्रोबायोलॉजी लैब का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन और पूरा सिनारियो, कैसे एक माइक्रोबायोलॉजी लैब चलता है। ठीक है, तो यही है पूरा सिनारियो। सो इसका जो पूरा स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप हम देखा है कि फर्स्ट स्टेप है मीडिया प्रिपरेशन। मीडिया प्रिपरेशन करने के बाद उसके बाद हम मीडिया स्टेरिलाइज करते हैं। मीडिया स्टेरिलाइजेशन हो जाने के बाद इनोकुलेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। पर्टिकुलर जो मीडिया है उसके अंदर हम इनोकुलेशन करते हैं लैमिनार एयर फ्लो के अंदर। उसके बाद हम इंक्यूबेशन करते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। इंक्यूबेशन हो जाने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कॉलोनी काउंटर के थ्रू। हम कॉलोनी काउंट करते हैं और मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा माइक्रोबायोलॉजी लैब का एक सिनेरियो है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।